हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हरियाणा की ऑनलाइन एजुसेट क्लासेज में। प्यारे बच्चों, मैं दयावती, प्राध्यापिका अर्थशास्त्र फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरेटी, आप सभी का आपकी इन ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, अपनी आज की इस कक्षा में हम कक्षा 12 का विषय पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र क्या होती है और अर्थशास्त्र के अंदर इसके दो भाग, व्यष्टि और समष्टि, उन भागों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए अपनी आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र सामान्य जानकारी। तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र ही आगे जाकर दो भागों में बंटकर व्यष्टि और समष्टि बनती है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र क्या होती है। आप बच्चों को भी ये उत्सुकता होगी कि जो विषय आप पढ़ते हो, अगर हम इस विषय की परिभाषा की बात करें, 2 या 3 पंक्तियों के अंदर हम ये जानना चाहें कि अर्थशास्त्र क्या होती है, तो उसकी क्या परिभाषा होगी। तो बच्चों, अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र एक बहुत ही विशाल विषय है। इसके अंदर हम जो दूसरे विषय हैं उन सभी विषयों को भी पढ़ते हैं। प्रत्येक जो गृहस्थ व्यक्ति होता है, जो आम आदमी होता है, जो अपने परिवार को चला रहा होता है, वो हर एक व्यक्ति एक तरह से अर्थशास्त्री होता है, अर्थशास्त्र की तरह सोच रखता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए ये सोचता है कि उसकी ज्यादा से ज्यादा जरूरतें, ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताएं उसके थोड़े से साधनों में कैसे पूरी हो सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, जो प्रत्येक व्यक्ति होता है, उस हर एक व्यक्ति की आवश्यकताएं क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं, असीमित होती हैं। आप सभी को पता होगा कि एक व्यक्ति की या आपकी कोई एक जरूरत, एक डिमांड जो पूरी होती है तो उसके बाद कोई दूसरी, दूसरी के बाद कोई तीसरी। जब तक व्यक्ति का जीवन है तब तक उसके जीवन में आवश्यकताएं बनी रहती हैं, और जब व्यक्ति जन्म लेता है तभी से उसकी ये आवश्यकताएं पैदा हो जाती हैं। तो तब तक जीवन है तब तक आवश्यकताएं हैं, और आवश्यकताएं कैसी हैं? असीमित हैं, अनलिमिटेड हमारी आवश्यकताएं। हमारी एक आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरी पूरी होती है तो तीसरी। जैसे हमारी आवश्यकता है कि भाई हम अच्छे कपड़े पहने, अगर हमारी वो डिमांड पूरी हो जाती है, अब हमें अच्छा घर चाहिए, अच्छा घर भी हो जाता है, तो अब हमें चाहिए कि हम किसी और अच्छी जगह पर रहें। तो इसके बाद और कोई उससे बड़ी, उसके बाद और कोई उससे बड़ी। तो हमारी आवश्यकताएं क्या होती हैं? असीमित होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। और इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाला जो साधन होता है, वो साधन क्या होता है? सीमित होता है, कम मात्रा में होता है। आप सभी को पता है कि हर एक व्यक्ति की हर एक आवश्यकता, अगर हम अपनी जरूरतों की बात करें तो हमारी जरूरतें ज्यादातर किससे पूरी होती हैं? धन से पूरी होती हैं। और धन हमारे पास क्या होता है? सीमित मात्रा में, लिमिट मात्रा में होता है। ये एक दुर्लभ साधन है। दुर्लभ साधन क्या होता है? जिसकी डिमांड अधिक हो और जिसकी सप्लाई कम हो। तो धन की हमेशा मांग ज्यादा बनी रहती है और उसकी पूर्ति कम होती है। तो धन क्या है? एक सीमित साधन है, और हर एक हमारी आवश्यकता जो है वो धन से ही पूरी होती है। तो इसके प्रयोग क्या हो गए? हमारे अनेक हो गए। तो जो अर्थशास्त्र विषय है, इस अर्थशास्त्र विषय के अंदर हम उन सभी कार्यों को पढ़ते हैं, उन सभी कार्यों का अध्ययन करते हैं जो मनुष्य अपनी इन असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन सीमित साधनों को खर्च करके करता है। तो इन असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब मनुष्य अपना सीमित साधन धन को खर्च करता है, तो वो ये चाहता है कि वो इस धन को ऐसे तरीके से खर्च करे कि उसको क्या मिले? अधिक से अधिक संतुष्टि मिले, उसकी ज्यादा से ज्यादा जरूरतें पूरी हों और उसको वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई हो। तो अर्थशास्त्र के अंदर हम मनुष्य के उन सभी कार्यों का अध्ययन करते हैं जिन्हें वह अपनी इन असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। किससे? इस सीमित साधन का प्रयोग करके। तो प्यारे बच्चों, हम हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी ज्यादा जरूरतें पूरी हो, वो अपने सीमित साधन का अच्छी तरीके से प्रयोग करे जिससे उसकी ज्यादा से ज्यादा जरूरतें पूरी हो। तो ये सब हम अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम अर्थशास्त्र के शाब्दिक अर्थ की तरफ चले, जो अर्थशास्त्र शब्द है हमारा, अगर इस शब्द की तरफ चले तो ये अर्थशास्त्र शब्द हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द अर्थ और दूसरा शास्त्र। तो अर्थशास्त्र शब्द हिंदी का शब्द है हमारा, जो कि 2 शब्द अर्थ जमा शास्त्र से मिलकर बना है। अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ का हिंदी में अर्थ होता है धन, और जो शास्त्र हमारा शब्द है इसका अर्थ होता है वैज्ञानिक अध्ययन। वैज्ञानिक अध्ययन यानी कि हम क्या करते हैं? जब हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं
तो हम ये पढ़ते हैं कि धन को कैसे कमाया जाए, कैसे खर्च किया जाए, धन का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। कैसे कमाएं, कैसे खर्च करें कि हमारी क्या हो, हमारी जो अनलिमिटेड हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा कर सके अपने इस धन का प्रयोग करके। तो अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं? अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं कि अपनी इन असीमित जरूरतों को, असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो धन है उस धन को कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से हम प्रयोग करें कि हमारी अधिक से अधिक आवश्यकताएं पूरी हो। तो शाब्दिक अर्थ धन का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा धन कमाएं और फिर उस धन को कैसे हम खर्च करें। तो धन का वैज्ञानिक अध्ययन हम कहाँ करते हैं? हम पढ़ते हैं ये अर्थशास्त्र के अंदर। अब ये हिंदी की बात हुई, अर्थशास्त्र शब्द की बात हुई। अब अंग्रेजी भाषा में हम अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं? अंग्रेजी भाषा में हम अर्थशास्त्र को कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो जो अंग्रेजी का शब्द है हमारा इकोनॉमिक्स, अगर हम इस शब्द की बात करें तो ये अंग्रेजी का शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द कौन कौन से हैं? वो दो शब्द हैं ऑक्योस और दूसरा शब्द है हमारा नेम। ये जो दो शब्द हैं, ये दो शब्द अंग्रेजी भाषा के नहीं है। आप सभी को याद रखना है कि अंग्रेजी का शब्द इकोनॉमिक्स है और ये अंग्रेजी का शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑक्योस और नेमी। लेकिन ये जो दोनों शब्द हैं, ये दोनों शब्द कौन सी भाषा के हैं? ये दोनों शब्द ग्रीक भाषा से लिए गए हैं, ग्रीक भाषा के शब्द हैं। तो जब हम ऑप्शन टाइप छोटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ग्रीक भाषा के दो शब्द ऑक्योस और नेमिन कौन सी भाषा के शब्द हुए? ग्रीक भाषा के। अब जो ये ऑक्योस शब्द है इसका क्या अर्थ होता है? इसके अगर हम हिंदी में अर्थ की बात करें तो इसका हिंदी में अर्थ होता है घर, या हम कह सकते हैं गृह। और जो हमारा दूसरा शब्द है नेमिन, इसका अर्थ होता है हिंदी में प्रबंध। तो जो अंग्रेजी का शब्द इकोनॉमिक्स है, जो कि हमारे दो शब्दों से, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है ऑक्योस और नेमिन से, जिनके हिंदी में अर्थ क्या है? गृह प्रबंध, यानी कि घर का प्रबंध, यानी कि घर को कैसे चलाया जाए। तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक गृहस्थ ये सोचता है कि वो उसके घर के अंदर 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, तो उन सभी की आवश्यकताएं कैसी हैं, किस प्रकार की हैं, असीमित हैं, जैसी भी हैं, तो उन आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें। उसके घर में कुछ आमदनी का साधन होगा, इनकम का सोर्स होगा, और जो 4-5 बंदे हैं उनकी आवश्यकताएं, जरूरतें होंगी। तो जो भी आमदनी का सोर्स है जो कि सीमित है, उस सीमित साधन से जो उन 4-5 सदस्यों की आवश्यकताएं हैं उनको कैसे पूरा करें कि सबको क्या मिले? अधिकतम संतुष्टि मिले, सब सेटिस्फाई हो। तो इकोनॉमिक्स जो शब्द है, जो कि दो शब्दों से मिला ऑक्योस और नेमी, जिसका अर्थ गृह और प्रबंध हुआ, यानी कि घर को कैसे चलाया जाए। तो बात हमारी वहीं पर आती है कि अर्थशास्त्र के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र क्या विषय है। तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके अंदर हम मनुष्य के उन सभी कामों का, उन सभी कार्यों का अध्ययन करते हैं जिन्हें वह अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। और कैसे करता है? अपने सीमित साधन को खर्च करके करता है, ताकि उसे क्या मिले? मैक्सिमम संतुष्टि मिले, अधिक से अधिक संतुष्टि मिले। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो वो भी मैंने आपको बताया कि अर्थ यानी कि धन, शास्त्र यानी कि वैज्ञानिक अध्ययन, यानी कि धन का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी कि धन को खर्च करके हम ज्यादा से ज्यादा संतुष्ट कैसे हो सकते हैं, ये सब हम पढ़ते हैं कहाँ पर? अर्थशास्त्र के अंदर। तो बच्चों, ये हुई अर्थशास्त्र की जानकारी। अर्थशास्त्र क्या होता है, क्या हम इसके अंदर पढ़ते हैं। दूसरी बात, अगर हम आगे बढ़ें तो अर्थशास्त्र को आगे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र को जो इन 2 भागों में बांटा गया है, ये किसने बांटा। तो हमारे एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है रेगनर फ्रिश। ये अर्थशास्त्री हैं हमारे रेगनर फ्रिश। इन्होंने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा। और ये जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, ये हमारे अर्थशास्त्री नॉर्वे से हैं। तो हमें अपने मल्टीपल चॉइस के लिए ये क्वेश्चंस याद करने हैं कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में किसने बांटा। अर्थशास्त्र को 2 भागों में रेगनर फ्रिश, अर्थशास्त्री जो कहाँ से हैं? नॉर्वे से हैं, इन्होंने बांटा। कौन से 2 भागों में बांटा? रेगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र, इन 2 भागों में हमारे अर्थशास्त्री रेगनर फ्रिश इन्होंने अर्थशास्त्र को बांटा। अब जो हमारे 2 भाग हैं व्यष्टि और समष्टि,
व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से जानते और समझ। तो चलिए एक एक करके हम दोनों के बारे में जानकारी लेते हैं। पहला भाग जिसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी भाषा में हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहला भाग है हमारा ये, रेगनर फिश ने बांटा है 2 भागों में, माइक्रो। तो जो माइक्रो शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द हुआ, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द हुआ। लेकिन ये अंग्रेजी भाषा का शब्द अगर हम शाब्दिक अर्थ की तरफ चले तो जो माइक्रो शब्द है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, ये इसके अंदर जो ये माइक्रो है ये एक ग्रीक वर्ड है हमारा मिक्रोज, मिक्रोज से लिया गया है, ग्रीक वर्ड मिक्रोज। माइक्रो की स्पेलिंग देखिए MICRO। तो ये माइक्रो शब्द कौन सी भाषा का है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। लेकिन ये लिया कहाँ से गया है, ये लिया गया है ग्रीक वर्ड से, और ग्रीक वर्ड वो भी क्या है, वो है मिक्रोज। लेकिन इसकी स्पेलिंग क्या है, MIKRO। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ C है, यहाँ R है। तो माइक्रो शब्द मिक्रोज से लिया गया है, और ये मिक्रोज जो शब्द है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है। तो जो ये ग्रीक वर्ड मिक्रोज है इसका क्या अर्थ है, अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है स्मॉल, यानी कि छोटा। तो यहीं से हम इसकी परिभाषा करेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र वो अर्थशास्त्र है या अर्थशास्त्र का वो भाग है जहां पर हम क्या पढ़ेंगे, हम स्मॉल यानी कि छोटी इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे। छोटी इकाइयां कैसी, जैसे हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के बारे में, एक उपभोक्ता के बारे में, एक वस्तु की कीमत के बारे में। तो जो छोटी व्यक्तिगत जो इकाइयां होती हैं उनका अध्ययन कहाँ करते हैं हम, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। तो आप लोगों को याद रखना है, माइक्रो जो हमारा शब्द है वो मिक्रोज से लिया गया है, और मिक्रोज वर्ड ग्रीक भाषा का वर्ड है, और इस मिक्रोज का अर्थ होता है स्मॉल यानी कि छोटा, यानी कि छोटी छोटी इकाइयां। और याद रखने के लिए अगर हम बात करें व्यष्टि, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत इकाई, इंडिविजुअल यूनिट्स, व्यक्तिगत, ये व्यक्तिगत और ये व्यष्टि, हम यहाँ से जोड़कर इसे पक्का याद कर सकते हैं। व्यक्तिगत इकाई, छोटी इकाई, कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक उपभोक्ता, एक व्यक्ति की मांग, एक वस्तु की कीमत के बारे में। तो एक एक जो चीज है वो क्या है, व्यक्तिगत इकाइयां हैं, इंडिविजुअल्स हमारी इकाइयां हैं। तो उनका अध्ययन करते हैं कहाँ पर, हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। तो प्यारे बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र कौन सी अर्थशास्त्र होती है, वो अर्थशास्त्र जिसके अंदर हम छोटी इकाइयों के बारे में, व्यक्तिगत इकाइयों के बारे में पढ़ते हैं। हम साथ में उसका उदाहरण देंगे, उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता, उदाहरण के लिए एक वस्तु। तो इस तरह से इन चीजों का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। और शब्द की अगर हम बात करें माइक्रो, तो ये मिक्रोज से लिया गया है, जो कि कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। यहाँ पर एक बात और विशेष तौर पर बतानी है कि माइक्रो के अंदर हम व्यक्तिगत इकाइयों को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम छोटे छोटे समूह के बारे में भी पढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, एक उपभोक्ता, अगर ऐसे ही एक उपभोक्ता और 2, 3, 4 ऐसे कई उपभोक्ताओं की मांग को अगर हम जोड़ दें तो वो बाजार मांग बन जाती है। तो ऐसे छोटे छोटे समूह के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इसे जो अगर हम बात करें माइक्रो की परिभाषा की, तो लिखेंगे क्या हम, कि एक ऐसी अर्थशास्त्र जिसके अंदर हम छोटी छोटी इकाइयों के बारे में, व्यक्तिगत इकाइयों के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, हम यहाँ पर छोटे समूह का भी अध्ययन करते हैं, लेकिन बड़े समूहों का अध्ययन यहाँ पर नहीं किया जाता। तो ये तो बात हुई व्यष्टि अर्थशास्त्र की। अब जो दूसरा भाग है अर्थशास्त्र का, जिसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र को हम मैक्रो बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इसका क्या है, इंग्लिश, अंग्रेजी में हम इसको मैक्रो बोलेंगे। ये मैक्रो शब्द अगर हम बात करें तो ये भी एक ग्रीक वर्ड है, मैक्रोज। कहां से लिया गया है, मैक्रोज से लिया गया है। तो ये मैक्रोज शब्द, जैसे हमारा मिक्रोज ग्रीक था, ऐसे ही मैक्रोज भी ग्रीक भाषा का शब्द है। तो समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि इसके अंदर हम मैक्रो यानी कि मैक्रोज, यानी कि मैक्रो का हिंदी में अर्थ क्या होता है, लार्ज या बड़ा। तो बहुत ही आसान है इनका शब्द समझना कि व्यष्टि के अंदर तो हम छोटी छोटी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करेंगे। व्यक्तिगत या व्यष्टि, यहाँ से ये दोनों याद कर सकते हैं हम आसानी से। समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो, जो कि मैक्रोज वर्ड से लिया गया है ग्रीक भाषा का, और जिसका अर्थ होता है लार्ज
या बड़ा, यानी कि यहाँ पर हम बड़ी इकाइयों का अध्ययन करेंगे। और हम लिख सकते हैं कि सम या कह सकते हैं सामूहिक, सामूहिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। कहाँ पर? समष्टि अर्थशास्त्र में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हमारी दोनों परिभाषाएं और साथ साथ दोनों में क्या अंतर है हम आसानी से कर सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे, जबकि मैक्रो के अंदर हम सामूहिक इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे। सामूहिक इकाइयां कैसी सामूहिक इकाइयां? इसका भी हम उदाहरण लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय पूरे राष्ट्र की आय की बात हम कर रहे हैं। जैसे रोजगार की बात करें तो रोजगार किसी एक व्यक्ति की बात नहीं होती, वहां पर पूरे राष्ट्र के रोजगार की बात होती है। ऐसे ही कीमत स्तर की हम बात करें, कीमत स्तर का अर्थ है सामूहिक कीमत स्तर, सभी वस्तुओं का, सभी सेवाओं का कीमतों में उछाल है या कीमतों में गिरावट है, तो वो कीमत स्तर किसी एक वस्तु की कीमत की बात नहीं है, सभी वस्तुओं की कीमतों की बात है। तो ऐसी ऐसी जो हमारी इकाइयां होती हैं, तो उनका अध्ययन हम कहाँ करते हैं? उनका हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम उनको पढ़ते हैं। तो बहुत ही आसान यहाँ से कि अगर बड़ी इकाइयां हैं, सामूहिक इकाइयां हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की अगर बात है तो वो हम कहाँ पढ़ेंगे? वो हम मैक्रो के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्तिगत इकाई की बात है, जैसे किसी एक वस्तु की मांग की बात है, किसी एक उपभोक्ता की बात है, किसी एक फर्म की बात है, तो वो चीजें हम कहाँ पर पढ़ेंगे? वो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ेंगे। तो ये तो हुआ व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, साथ दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगर हम आगे बात करें, व्यष्टि अर्थशास्त्र को हमने अब पढ़ना है, आगे डिटेल से पढ़ना है, तो हम व्यष्टि के ऊपर फोकस रखेंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जहां पर हम क्या पढ़ते हैं? व्यक्तिगत इकाइयों को पढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्या हम पढ़ते हैं, क्या हमारा अध्ययन क्षेत्र क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है, तो इसके अंदर हम किस किस सब्जेक्ट को या किस किस विषय को हम पढ़ते हैं? तो जहां तक माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र की अध्ययन क्षेत्र की बात है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं मांग के सिद्धांत के बारे में। मांग का सिद्धांत, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो ये पुस्तक है, इसके अंदर सारे हमारे जो चैप्टर्स जब हम पढ़ेंगे तो हमारे कुछ चैप्टर्स आगे आएंगे मांग के बारे में। मांग क्या होती है, एक वस्तु की मांग का निर्धारण कैसे होता है, तो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं, मांग का नियम क्या है, तो ये सारी चीजें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे और मांग के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की, तो इसके अंदर सबसे पहले हम मांग का सिद्धांत पढ़ते हैं, जहां पर हम ये पढ़ते हैं कि एक वस्तु की मांग का निर्धारण कैसे होता है, एक वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। तो ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे? मांग के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र के अंदर दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? मांग के अध्ययन के बाद हम उत्पादन का सिद्धांत पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ेंगे? हम मांग का सिद्धांत, उसके बाद पढ़ेंगे हम उत्पादन का सिद्धांत। तो उत्पादन का सिद्धांत की अगर हम बात करें तो आगे जब मांग के जो हमारे चैप्टर्स आएंगे, उसके बाद जो आगे चैप्टर आएंगे वो उत्पादन से संबंधित है। वहां पर हम पढ़ेंगे कि उत्पादन क्या होता है, उत्पादन फलन क्या होता है, उत्पादन के नियम कौन कौन से होते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में हम जो उत्पादन का सिद्धांत है उसके अंतर्गत हम ये सारी बातें पढ़ेंगे कि एक वस्तु का जब उत्पादन किया जाता है तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, कौन कौन से नियम उत्पादन के होते हैं, तो वो सब हम कहाँ पढ़ेंगे? उत्पादन के सिद्धांत के अंतर्गत। तीसरा, अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की बात करें तो आगे पढ़ेंगे हम मांग के सिद्धांत, उत्पादन के सिद्धांत के बाद हम पढ़ेंगे कीमत निर्धारण का सिद्धांत। तो एक वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होती है, एक वस्तु की मांग क्या है, पूर्ति क्या है, और उसके हिसाब से एक वस्तु की कीमत का कैसे निर्धारण किया जाएगा, ये सब हम कीमत निर्धारण के अंतर्गत पढ़ेंगे। कीमत निर्धारण भी अलग अलग जो बाजार होते हैं उन बाजारों में अलग अलग तरीके से होती है, तो वहां पर हम बाजार पढ़ेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, एकाधिकारी बाजार क्या है, दूसरे और भी कई बाजारों के बारे में पढ़ेंगे। आगे अगर हम बात करें और व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या पढ़ते हैं, तो फिर उसके बाद हमारे साधन कीमत का निर्धारण आता है। जो उत्पादन किया जाता है उसके अंदर उत्पादन के साधनों को लगाया जाता है, और जब उस वस्तु की बिक्री की जाती है, उत्पादन की बिक्री की जाती है, तो उससे जो आय मिलेगी उस आय का बंटवारा भी फिर उत्पादन के सभी साधनों के बीच किया जाएगा। तो वो सब चीजें हम साधन कीमत निर्धारण के अंतर्गत पढ़ते हैं।
तो प्यारे बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या क्या पढ़ते हैं ये मैंने आपको बताया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम पढ़ेंगे मांग का सिद्धांत, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम पढ़ेंगे उत्पादन का सिद्धांत, व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत निर्धारण कैसे होती है और साधनों की जो कीमत है उसका निर्धारण कैसे होता है, ये सब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें कि व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है, इस अर्थशास्त्र का पढ़ने के क्या महत्व है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जानने के बाद कि अर्थशास्त्र क्या होती है, अर्थशास्त्र के दो भागों में व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, इन दोनों में क्या अंतर है और व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या अध्ययन क्षेत्र है, हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, ये सब पढ़ने के उपरांत अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र हमने पढ़ी या हम पढ़ेंगे उसका उपयोग क्या है, उसका महत्व क्या है। तो जो विद्यार्थी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ता है उसे पढ़ने के बाद उसको आगे किन कामों में इससे मदद मिलेगी, समझ मिलेगी। तो इसके उपयोग हम पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट करके हम पढ़ेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्या महत्व है। तो अगर हम महत्व की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ने के उपरांत सभी विद्यार्थी एक अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली क्या है ये समझने के योग्य हो जाएंगे। अर्थव्यवस्था यानी कि प्रत्येक देश, कोई भी देश वो कैसे काम करता है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, इसका ज्ञान हमें मिलता है। हर एक देश के अंदर कुछ उत्पादक होते हैं, कुछ उपभोक्ता होते हैं, फर्में होती हैं, तो वो सब किस तरीके से काम करती हैं और उन सब का कार्य प्रणाली क्या है ये समझने में हमें आसानी मिले। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण उपयोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्या है कि विद्यार्थी जान पाएंगे, हम सभी जान पाएंगे कि एक अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली क्या होती है, एक अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो फर्में होती हैं, जो उत्पादक होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं और जिन वस्तुओं की वो मांग करते हैं, उन सब के बारे में हम जान पाएंगे, अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली को समझ पाएंगे। दूसरा महत्व भविष्यवाणी। व्यष्टि अर्थशास्त्र के पढ़ने के बाद आप सभी विद्यार्थी भविष्यवाणी कर पाए। भविष्यवाणी कैसी भविष्यवाणी? भविष्यवाणी जो साइंस के अंदर भविष्यवाणियां होती हैं उस तरह की भविष्यवाणी अर्थशास्त्र के अंदर हम नहीं कर सकते। तो अर्थशास्त्र की जो भविष्यवाणी होती हैं वो किसी एक कारण के ऊपर निर्भर करती हैं। हम इस अर्थशास्त्र के अंदर जो भी भविष्यवाणियां करेंगे वो औसतन सत्य होती हैं, 100% सत्य हम उन्हें नहीं कह सकते। हाँ, हम ये अंदेशा जता सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो इसके ये परिणाम होंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ने के उपरांत भी हम छोटी भविष्यवाणियां, जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूं कि अगर कीमतों के अंदर उछाल आता है, कीमतें बढ़ती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कीमतों के अंदर जब वृद्धि होती है तो मांग कम हो जाती है, मांग घट जाती है। तो इस तरह की भविष्यवाणियां हम अर्थशास्त्र के अंदर कर सकते हैं कि कीमतें अगर कम हो जाए, कोई भी वस्तु है तो किसी वस्तु की कीमत जब गिरती है तो उसकी मांग क्या होगी, कीमतों के गिरने से मांग में वृद्धि होगी। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर या वैसे अर्थशास्त्र के अंदर हम भविष्यवाणी करने के योग्य हो जाते हैं। दूसरा महत्व क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र के पढ़ने का? आर्थिक नीतियां। आर्थिक नीतियां सरकार समय समय पर प्रशासनिक आर्थिक नीतियां बनाती रहती हैं, जो उस अर्थव्यवस्था के अंदर सर्वे किया जाता है और उन आर्थिक नीतियों का जो निर्माण होता है, जो विश्लेषण या समीक्षा हम कह सकते हैं, वो करने के हम योग्य हो जाते हैं। कब? जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझने के बाद, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के बाद हम आर्थिक नीतियों का विश्लेषण या उनकी समीक्षा या उनको समझने के योग्य हो जाते हैं। सरकार जब कोई भी नीति बनाती है तो उस नीति का उपभोक्ताओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्पादकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये हम जान पाने के योग्य हो जाते हैं। तो हमने क्या समझा कि कोई भी नीति बनी है, उस नीति का विश्लेषण हम कर सकते हैं कि भाई इस नीति के इन भागों के ऊपर ये प्रभाव पड़ेंगे। तो ये सब हम कब जान पाएंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र के पढ़ने के उपरांत। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व है। इसके बाद आर्थिक कल्याण। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि सरकार की जो नीतियां बनाई गई, उन नीतियों का विश्लेषण करने के योग्य हम हो जाएंगे, हम उनकी समीक्षा कर पाएंगे। तो इसके बाद हम ये भी बता सकते हैं कि कोई नीति हमारे लिए लाभदायक है या नहीं है, हमारे लिए कल्याणकारक है या नहीं है। अगर कल्याणकारक नहीं है तो हम उसे कैसे कल्याणकारी बना सकते हैं, हम कैसे उसे आदर्श बना सकते हैं, और अगर है तो हम ये भी हम बता सकते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ने के उपरांत
हम जान पाएंगे, हम ये समझने के योग्य हो जाएंगे कि कोई आर्थिक नीति हमारे लिए कितनी कल्याणकारी है, कितनी कल्याणकारी नहीं है, और क्या उसके अंदर परिवर्तन करने के उपरांत वो कल्याणकारी हो सकती है। तो ये सब हम जान पाएंगे। इसके बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है? प्रबंध संबंधी निर्णय। प्रबंध संबंधी निर्णय यानी कि जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो उसके बाद हम ये निर्णय ले सकते हैं। प्रबंध संबंधी निर्णय कब लिए जाएंगे? हम ये देखेंगे कि कोई हमने उत्पादन का काम किया है तो हमारी लागतें कितनी आई, हमारी आमदनी कितनी हुई, तो लागतों के आधार पर, आमदनी के आधार पर, मांग के आधार पर हमें आगे इसका और उत्पादन करना है नहीं करना है, तो प्रबंध संबंधी निर्णय लेने के योग्य भी हम हो जाएंगे। तो जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ लेते हैं, उसका अध्ययन कर लेते हैं, तो एक फर्म के लिए, एक उपभोक्ता के लिए ये प्रबंध संबंधी जो उत्पादन संबंधी जो निर्णय लेने होते हैं वो लेने आसान हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग। इसके अलावा जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ने के बाद जो दो देश हैं और विभिन्न देशों के बीच में जो आपस में व्यापार होता है, तो उन व्यापारों का एक अर्थव्यवस्था के लिए कितना फायदा है, कितना नुकसान है, क्या मदद मिल सकती है, क्या मदद नहीं मिल सकती, ये सब हम जान सकते हैं। जानने के योग्य और समझने के योग्य हम हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने पढ़ा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है, उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, और वो सब पढ़ने के बाद वो हमारे किस काम आएगा, किस उपयोग में आएगा, क्या इसका महत्व है। तो ये सब आप सभी बच्चों ने जाना, समझा। इसके बाद हम देखते हैं कि इस चैप्टर के ऊपर आधारित कुछ MCQ, कुछ छोटे न्यूमेरिकल्स हम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब ये जानने के लिए कि मैंने जो हमने पढ़ा उसमें से आपको कितना समझ में आया, मैंने यहाँ पर 2 MCQ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस लिए हैं। तो देखते हैं आपको कितना समझ में आया। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यष्टि चर है? अभी हमने पढ़ा कि समष्टि के अंदर हम क्या पढ़ते हैं और व्यष्टि के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का इनमें से ऐसा कौन सा है जो 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं जो हम व्यष्टि चर जिसे हम कह सकते हैं, जो हम माइक्रो के अंदर पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा राष्ट्रीय आय, सेकंड नंबर पर कीमत स्तर, तीसरा ऑप्शन है हमारा फर्म का उत्पादन, और लास्ट इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो चलिए देखते हैं। व्यष्टि चर कहा है यानी कि माइक्रो का के अंदर हम जो पढ़ते हैं, यानी कि व्यक्तिगत इकाई हमें देखनी है, छोटी इकाई हमें देखनी है। तो जो राष्ट्रीय आय की जहां तक अगर हम बात करें तो एक पूरी अर्थव्यवस्था की जो आय होती है वो हमारी राष्ट्रीय आय होती है। तो राष्ट्रीय आय किसी व्यक्तिगत इकाई की नहीं हो सकती, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात है। तो राष्ट्रीय आय को हम कहाँ पढ़ते हैं? समष्टि के अंदर पढ़ते हैं, हम व्यष्टि के अंदर नहीं पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय आय हमारा ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड नंबर पर कीमत स्तर। कीमत स्तर यहाँ पर कहा गया है, किसी एक वस्तु की कीमत के बारे में नहीं कहा गया। तो कीमत स्तर का अर्थ है महंगाई। महंगाई कीमत स्तर यानी कि सभी वस्तुओं की कीमतों का बढ़ना या सभी वस्तुओं की कीमतों का गिरना, उसे हम कीमत स्तर के अंतर्गत गिनते हैं। तो कीमत स्तर भी किसी एक वस्तु की कीमत की बात नहीं हुई, ये तो सभी वस्तुओं की कीमतों से संबंधित है। तो कीमत स्तर भी हमारा व्यष्टि चर नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये एक समूह से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन हमारा आता है फर्म का उत्पादन। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा तीसरा ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। जो अगर हम व्यष्टि चर की बात करें इन 4 ऑप्शंस में से, तो जो फर्म का उत्पादन है वो व्यष्टि चर है। अब ये कैसे है व्यष्टि चर? माइक्रो के अंदर हम इसको कैसे पढ़ते हैं? आप सभी को ये पता होना चाहिए कि फर्म क्या होती है। कोई भी वस्तु का उत्पादन करने वाली एक इंडिविजुअल जो इकाई होती है वो फर्म होती है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं जूता बनाने की, तो जूते बनाने की बहुत सारी फर्में हैं, जैसे एक्शन है, रिबॉक है, बाटा है, ये सब अलग अलग क्या है? फर्में हैं। एक्शन अपने आप में एक फर्म है, एक इकाई है। बाटा अपने आप में एक इकाई है, रिबॉक अपने आप में एक इकाई है। लेकिन अगर हम सभी जूता बनाने वाले कंपनियों को एक साथ शामिल कर दें तो वो क्या बन जाएगा? जूता उद्योग बन जाएगा। तो जो उद्योग होता है वो फर्मों का समूह होता है। लेकिन फर्म कोई एक स्पेसिफिक विशेष प्रकार की वस्तु बनाने वाली एक अकेली, एक इंडिविजुअल, वो क्या होती है? फर्म होती है। तो फर्म का उत्पादन क्या कहेगा? व्यष्टि चर कहलाएगा, क्योंकि ये कोई एक विशेष ब्रांड की, कोई एक विशेष नाम की जो एक उत्पादक है वो क्या है? हमारी फर्म है। तो फर्म का उत्पादन, ये जो विषय है ये हम कहाँ पढ़ेंगे? व्यष्टि के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इन 4 ऑप्शंस में से सही उत्तर कौन सा आएगा? फर्म का उत्पादन।
चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे शामिल किया जाएगा। ये भी हमारा ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, क्योंकि इस चैप्टर में अधिकतर हमारे क्वेश्चंस बनते ही ऐसे हैं कि क्या ये विषय समष्टि का है, क्या ये विषय व्यष्टि का है। तो यहाँ पर भी मैंने 4 ऑप्शंस लिए हैं और हमें इनमें से ये बताना है कि इनमें से हम किसको माइक्रो के अंदर, व्यष्टि के अंदर शामिल करें। तो पहला ऑप्शन राष्ट्रीय आय, जो कि हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, ये किसका विषय है, समष्टि का। दूसरे नंबर पर सामान्य कीमत स्तर। तो सामान्य कीमत स्तर बच्चों, ये भी कीमत स्तर और सामान्य कीमत स्तर बिल्कुल एक जैसे हैं। सामान्य कीमत स्तर यानी कि सभी वस्तुओं की कीमतों का उतरना और गिरावट होना, तो ये भी किसका विषय हो गया, समष्टि का हो गया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश दूसरे देश के साथ जो व्यापार करता है, तो वो किसी एक उसकी बात नहीं कर रहे, बहुत सारी वस्तुओं का एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है। तो हम व्यापार में सहयोग की बात तो हमने महत्व पढ़ा था उसके अंतर्गत पढ़ी थी, लेकिन अध्ययन क्षेत्र के अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को व्यष्टि के अंदर नहीं पढ़ते। तो अगर हम बात करें व्यष्टि के अंदर किसे शामिल करेंगे, तो हम किसे शामिल करेंगे, वस्तु की कीमत निर्धारण को, क्योंकि वस्तु की कीमत निर्धारण यहाँ पर एक चीज की बात हो रही है, सामान्य कीमत स्तर की बात नहीं हो रही, किसी एक वस्तु की बात हो रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, वैसे भी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है हम उसे कीमत निर्धारण सिद्धांत भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक वस्तु की कीमत का निर्धारण हम व्यष्टि के अंदर पढ़ते हैं। तो एक वस्तु की कीमत उसकी मांग और पूर्ति के आधार पर कैसे निर्धारित होती है, कैसे, कब वो बढ़ती है, कब वो घटती है, एक वस्तु की कीमत के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने अपनी आज की कक्षा में ये जाना कि अर्थशास्त्र क्या है और अर्थशास्त्र को आगे जाकर कौन कौन से भागों में बांटा गया है। अर्थशास्त्र के दोनों भागों की परिभाषाओं के बारे में हमने जाना, उन दोनों में हमने अंतर करना सीखा, व्यष्टि में हम क्या पढ़ते हैं और उसका हमारे जीवन में या हमारे पढ़ने के उपरांत हमें उसका क्या फायदा मिलता है, उसका क्या महत्व है, ये सब हमने अपनी आज की कक्षा में जाना। आज के लिए इतना ही।